ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। आज एक बार फिर ईरान की राजधानी तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास साहब से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पूरी बात इस पर हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ जैसे पिछले हफ्ते करना पड़ा था तो हो सकता है सवालात मुझे फिर रिकॉर्ड करके भेजने पड़े। लेकिन बहरहाल हर हालत में हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको बाखबर रखा जाए, आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी पहुंचती रहे। आज हम अहमद अब्बास साहब से बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ ये बार बार अमेरिका की तरफ से मार देंगे और हमला कर देंगे, आयतुल्लाह खामेनाई के लिए बाकायदा नाम लेकर के ट्रंप ने लीडरशिप बदलने की बात की, और जिस तरह से जवाब दिया गया ईरान की तरफ से कि हम हाथ काट लेंगे, तो उसके बाद जो अभी ताजा इस वक्त का बयान है, जिसका कुछ पता नहीं है कि अगले घंटे में बदल जाए ट्रंप, उसमें यह कह रहे हैं कि अभी ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी हालत में, जब जंग जैसी हालत या जंग की हालत हो, उस हालत में ईरान क्या कुछ कर रहा है, क्या तैयारी है, आम लोग वहां पर कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम महसूस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान के अंदर के हालात क्या हैं। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले दिनों आपका शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आज तक चैनल पर भी आपकी कुछ बातें गई लोगों के सामने, और कई चैनल्स पर आपने कोशिश की है वहां की हकीकत बताने के लिए। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आप खास तौर पर कई एपिसोड कर चुके हैं। आज बताइए, हकीकत, ग्राउंड की रियलिटी क्या है ईरान में, तेहरान में जहां आप रह रहे हैं, वहां किस तरह का है? क्योंकि मुझे मालूम है IRIB वही जगह है जहां इजराइल भी हमला कर चुका है। एक रनिंग न्यूज बुलेटिन के दौरान उस खातून की तस्वीर सब लोगों ने देखी है। आप वहीं हैं इस वक्त, क्या कुछ है, कैसे हालात? भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए प्रोग्राम में। इससे ये होता है कि हम बातें काफ़ी लोगों तक पहुंच जाती हैं। ये बड़ी इस बात की अहमियत है, इसलिए अहमियत है कि आप भी जानते हैं और जो नाजरीन हैं वो भी वाकिफ हैं कि जंग का एक महाज जो है वो खुद मीडिया है, और मालूमात और इत्तलात और किस तरह से पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए, कैसा प्रोपेगेंडा बनाया जाए, ये बाकायदा पूरा एक महाज है। तो इस लिहाज से आपका काम भी बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो उसमें आज अगर हम हालात की बात करें, इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर जो हालात हैं, तो इसमें हमें 3 हिस्सों में देखना पड़ेगा। एक तो वो सूरत हाल है कि जो हालिया दिनों जो झड़पें हुई और जिसमें लोग मारे गए, अब उसकी इत्तलात सामने आई, तफसीलात के कितने लोग मारे गए हैं। तो ऐलान किया गया यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कि मारे गए यानी जो शहीद हुए लोग, जिनमें आम शहरी और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, उनकी तादाद 2427 है। जबकि सारे मरने वालों की तादाद 3117 है। यानी जो बाकी 2427 के अलावा जो लोग मारे गए हैं, उनके बारे में साफ साफ ये नहीं कहा गया है कि ये दहशतगर्द हैं, लेकिन लगता यही है कि ये दहशतगर्द और या उनके इजराइल और अमेरिका की एजेंसियों के जरिए जो वरगलाए गए लोग थे, ये उनकी तादाद है 600 से कुछ ज्यादा, 600 के आसपास। तो अभी एक गम का माहौल है, इसमें हर आदमी दुखी नजर आता है। दुखी इस लिहाज से कि चाहे ये वरगलाए गए लोग ही क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल ईरानी शहरी थे और मारे गए। बाकी जो आम शहरी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उनकी वजह से एक गम का माहौल तो हमें पूरे मुल्क में नजर आता है। अगर आप टीवी चैनल देखिए, जो खबरें आती हैं, उस पे इस चीज का गलबा बहुत ज्यादा है कि ये जो नुकसान पहुंचा, ये काफी ज्यादा जानी नुकसान था। उसके अलावा जो माली नुकसान और बाजारों को और मसाजिद को जो नुकसान पहुंचा, वो भी काफी ज्यादा था।
अब फिर उसमें बड़ी दर्दनाक वाकयात आ रहे हैं कि कैसे दहशतगर्दों ने कैसे बेरहमी से कत्ल किया लोगों को, किसी को मार दिया, वो जख्मी था तो उसे ले नहीं जाने दिया कि वहीं तड़प तड़प के वो मर जाए। इस तरह के वाकयात तो बड़ी अंदोहनाक और दिलदोज तस्वीर और स्टोरीज सामने आ रही हैं। तो एक माहौल तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि एक ईरान में एक अच्छी खबर ये हुई कि इस बार बर्फबारी पूरे मुल्क में बड़ी जबरदस्त हुई है। खुद दारुल हुकूमत तेहरान में बहुत अच्छी बर्फबारी हुई। कई साल से इतनी बड़ी बर्फबारी नहीं हुई थी, तो पूरा शहर सफेद हो गया। खासतौर पर शहर का जो शुमाली हिस्सा है, और शहर के शुमाली हिस्से में जो पहाड़ हैं वो पूरी तरह से सफेद हैं इस वक्त। तो इस लिहाज से अहम है कि हमने गुज़श्ता हफ्तों में देखा था कि ईरान के सिलसिले में एक खबर, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था कि ईरान में पानी की किल्लत हो गई है, बहरान हो गया। तो मैंने तफसीलात बताई थी कि क्या सूरत हाल है। तो तेहरान की पानी की सप्लाई के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें 5 झीलें हैं जिनसे सप्लाई होता है शहर तेहरान को पानी, और उन झीलों के अलावा भी इंतजाम शहर में है पानी का। तो इन झीलों की अब खबरें आ रही हैं। अभी मुझे लेटेस्ट खबर इस बर्फबारी के बाद की नहीं मिली है कि क्या है, लेकिन बर्फबारी में आमतौर पर यह होता है कि पानी जो है वो फिर धीरे धीरे पिघल के उसमें झील में पहुंचता है, तो रफ्ता रफ्ता वो बढ़ती है। अभी बर्फ जमी हुई पूरी तरह से, माइनस में टेम्परेचर था रात में, इस वक्त थोड़ा सा माइनस से ऊपर आया। इसके अलावा हम बात करें एक जो ईरान में इक्तिसादी मसला था जिसकी वजह से ये सारा बहरान हुआ, तो गवर्नमेंट उस पे आगे बढ़ रही है अपना प्रोग्राम लेके। जिस प्रोग्राम के बाद मुजाहरे शुरू हुए थे, गवर्नमेंट ने फिर लोगों को समझाने की कोशिश की भाई हमारी पॉलिसी क्या है, और अब तक वो सिलसिला जारी है। खैर वो सिलसिला चल ही रहा था, किसी बीच में अमेरिका और इसराइल का इंटरवेंशन हो गया और ये दहशतगर्द वगैरह बीच में घुस गए, वो सारा पूरा बिगड़ गया माहौल, वरना वो नॉर्मल उसमें अंदाज में आगे जा रहा था। तो अब हम ये देख रहे हैं कि उस प्रोसेस को गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है। उसने कूपन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसके जरिए हर शहरी को अपनी जरूरत की अशिया खरीदने के लिए कम कीमत पर, यानी बाजार में जो कीमत है उससे और कम कीमत पर उनको वो चीजें मिल जाए। इसके लिए ये एक बड़ा प्रोग्राम इशू किया है। और लोग उसको, ईरान की जो कुल आबादी है 90 मिलियन से कुछ ज्यादा है, यानी 9 करोड़ से कुछ ज्यादा, 9 करोड़ 20 लाख आबादी है, जिसमें से करीब 1 करोड़ ईरानी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में आना जाना रखते हैं। बहरहाल तो खबर ये आई थी कि करीब 70 मिलियन लोगों ने उससे खरीदारी की जो उनको कूपन इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इस तरह की कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है कि महंगाई का प्रेशर जो खासतौर पे जो जरूरी अशिया हैं उनके सिलसिले में कम हो सके। बहरहाल लोगों को अभी भी शिकायत है कि नहीं, ये भी प्रेशर अभी भी इसके बाद भी ज्यादा है और गवर्नमेंट को और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो ये हम इस तरह का माहौल इस फ्रंट पे। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, फिर जो अपोजिशन नहीं मुल्क में जो इस पॉलिसियों के जो खिलाफ हैं, यहाँ का सिस्टम आप जानते हैं थोड़ा अलग तरह का सदारती सिस्टम है, पार्लियामेंट फिर अलग है। तो हम ये देख रहे हैं कि सारे इदारे इस पे गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आगे बढ़े और जो प्रोग्राम लेके आई है वो उसको वो कामयाब बनाए। तो ये एक चीज अच्छी हो रही है, मुस्बत हो रही है। जी जी। अच्छा, इसके दरमियान बीच में जब गड़बड़ी हो रही थी उस वक्त खबर आई थी जिसमें कोई नया बजट आ रहा था, उस बजट से अवाम में नाराजगी थी और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने वो बजट जो प्रपोजल्स थे वो वापस लिए थे। वो तो सारी चीजें पीछे चली गई होंगी, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, बजट का ये था कि देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम, बड़ा बोल्ड स्टेप ये लिया था कि ईरान में जो जरूरी चीजें हैं उनको इंपोर्ट करने वाली जो कंपनीज हैं उनको वो डॉलर, फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट देती थी सस्ती कीमतों पे। बाहर जैसे आज हम अगर हिंदुस्तान की मिसाल दें, हिंदुस्तान में अगर 90 रुपए में डॉलर है तो गवर्नमेंट जाए कुछ कंपनीज को जो बाहर से इंपोर्ट करके सामान लाती हैं, जरूरी चीजें जो खाने पीने की जरूरत की चीजें हैं या दवाएं हैं दूसरी चीजें, तो गवर्नमेंट आके उनको कहे नहीं, हम आपको डॉलर हम देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, और 50 रुपए में या हम 30 रुपए में आपको पर डॉलर इस रेट पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप बाहर से वो सामान इंपोर्ट करके ले आइए इस डॉलर के जरिए और सस्ती कीमतों पे मुल्क के अंदर दीजिए। ये पॉलिसी थी। गवर्नमेंट का कहना है कि इस पॉलिसी में हो रही थी करप्शन ये हो रही थी कि वो कंपनीज लेके जा रही थी वापस, और पता चला
खरीदा, कुछ और कीमत में ले आके मुल्क में बताया कि हमने इतने का खरीदा है, तो वहां पर करप्शन हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको इस तरह की करेंसी देंगे नहीं, हम ये पैसे खुद शहरियों को, सिटीजन को, उनके हम अकाउंट में डालेंगे और आप बाहर से ले आके बेचिए, जिस कीमत पे आप बेच सकते हैं बेचिए, अपनी प्रॉफिट रख के। बाकी लोगों को हम ये चाहेंगे उनकी खरीदने की पावर बढ़े और वो इसको आराम से खरीद सकें। तो ये टोटल पॉलिसी थी, लेकिन इस पे कई तरह के एतराजात थे। वहीं पर जो है वो बहुत ज्यादा हंगामे हुए। तो ये पॉलिसी तो आगे जा रही है। अब बजट जो तैयार हुआ है उसमें थोड़ी बहुत तरमीम होगी। बजट में यह है कि यहाँ एक बड़ी तादाद ऐसी है जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, अलग अलग इदारों में शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है, अलग अलग इदारों में काम करते हैं। गवर्नमेंट के डायरेक्ट इदारे हैं या सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, उसमें काम करती है। तो गवर्नमेंट अब उनकी तनख्वाहों पे खास तौर पर ध्यान रखती है, तो उन पे प्रेशर कम हो, ज्यादा प्रेशर ना आने पाए महंगाई का। तो इस तरह की चैलेंज है कि जो इन्फ्लेशन है और जो तनख्वाहें हैं वो आसपास रहे, बहुत ज्यादा फर्क ना रहे। इन्फ्लेशन ज्यादा है, उससे लोग परेशान होते हैं, तो ये एक चैलेंज है। इस बीच एक बड़ा बोल्ड स्टेप ये वाला लिया गया, जो इन्होंने सस्ती कीमतों पे डॉलर दिया करते थे कंपनीज को, उसको इन्होंने चेंज किया। ऐसा लग रहा है कि इसको ये मान के चल रहे हैं कि इससे एक बड़ा रिलीफ मिलेगा और खुद बाजार में भी जो है वो थोड़ा सा एक इस्तेहकाम आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, अब मैं कहना चाहता हूं उस जंग के माहौल की तरफ जो इसी वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी वक्त मैंने अभी एक खबर देखी है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ फिलवक्त कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले कह रहे थे कि लीडर को बदलने की जरूरत है। उससे अलावा अब से पहले वो प्रोटेस्ट करने वालों, दंगाइयों को कह रहे थे मदद रास्ते में है और आप बढ़ते रहिए। माइक पोम्पियो कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करने वालों के साथ जो मोसाद के एजेंट हैं उन्हें भी नया साल मुबारक हो। तो ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जब जंग की तैयारी और जंगी बेड़े ईरान के नजदीक तर आते जा रहे हैं, 25 जनवरी को पहुंच जाएगा हॉर्मुज के आसपास जो उनका सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है। इस फ्रंट पर ईरान क्या कुछ कर रहा है, ईरान के लोग कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, ये अगर हम ट्रंप के बयानों की बात करें तो ट्रंप बहुत ही कंफ्यूज करने वाले बयान दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ईरान में किसी को उनके किसी बयान पर बहुत भरोसा है कि उसको भैया उन्होंने ये कह दिया तो अब इसको सही हम मान के चले। वो चंद घंटों के अंदर बयान बदल जाते हैं ट्रंप के, लेकिन जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो आपने बेड़ा नजदीक होने की बात कही, ये खबरें यहाँ ईरान के मीडिया में है, इस पे बात हो रही है। या इसके अलावा जो बेड़ा नजदीक आया है उसके अलावा हमने एक देखा, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर थी कि आईडीएफ को, इजरायली फौज को उन्होंने एक लेजर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाया है, लेजर सिस्टम, ये मिसाइल रोकने के लिए। उसके अलावा एक बात ये आ रही है, जो आपने इसका कैरियर की बात की कि एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास जो बोट्स चलती हैं, जो शिप्स रहते हैं छोटे, वो एक लंबा पूरा ग्रुप जो रहता है, उनमें कुछ शिप्स को इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने वाले सिस्टम से लैस कराया है। कोई ऐसा सिस्टम है जिसको अमेरिका और जापान ने मिलकर तैयार किया है, तो कि ईरान के मिसाइल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उनको रोका जा सके। तो इस तरह का एक डेवलपमेंट, इस तरह की खबरें ये वर्ल्ड मीडिया में है। ईरान में भी इस पे गुफ्तगू है, इस पे बहस है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो खुद जो दिफाई शोबे से वाबस्ता अफराद हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी तैयारी भी इसी तरह की है कि उनको भी अच्छी तरह से मालूम है कि पिछली जंग में जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की, जो हमारी स्ट्रेटेजी रही, हमको अगली जंग में सेम नहीं रखना है, इसलिए कि दुश्मन की भी स्ट्रेटेजी जरूर बदलेगी, सेम नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ सरप्राइज करने वाली चीज जरूर रहेगी। तो मैं बल्कि एक चीज ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त यानी पिछली 12 रोजा जंग में भी ईरान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। एक्चुअली कुछ मिसाइल थे जो इस्तेमाल ही नहीं हुए थे। उनमें एक खुर्रमशहर जो उसका सबसे लेटेस्ट वर्जन था वो इस्तेमाल नहीं हुआ था, मतलब जो फौज के हवाले किया जा चुका है। आप बेहतर जानते हैं कि फौज के और आईआरजीसी के या जो भी दिफाई फोर्सेस, उनके हवाले कोई जब असलाह किया जाता है, ये तब होता है जब उस पर तजर्बे सारे कामयाब हो चुके हों। कुछ उससे बेहतर असलहे
खुद इंजीनियर्स के और जो रिसर्चर टीम होती उनके हाथ में रहते हैं, जो तैयार रहते हैं, लेकिन अभी जरूर टेस्ट उस पर होना बाकी रहते, तो हवाले अभी नहीं किए गए रहते हैं। तो सूरत हाल ये थी कि पिछली जंग में भी ईरान ने वो सारे असलहे, वो सारे मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए जो उसके हवाले किए जा चुके थे, जो टेस्ट जिस पे सारा हो चुका था। क्यों नहीं किए? ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान उनके जरिए से पहुंचाया जा सकता था। ईरान ने जाहिर है उसका जो भी अपना फैसला हुआ, वो लीडरशिप का फैसला था कि हमें किस पैमाने का हमला करना है। तो एक पहलू तो वो है ईरान की तैयारी का। दूसरा ये है कि ईरान ने इस मुद्दत में बहुत तेजी के साथ, बहुत तनदेही के साथ कोशिश की है कि अपने सिस्टम को अपग्रेड करे। अपग्रेड करने के अलावा अपने आसमान को सेफ बनाना, ये हम इस पे भी बात कर चुके हैं इससे पहले कि उसको सेफ बनाया गया है और फाइटर जेट्स लाए गए हैं जिनके जरिए से एयर डिफेंस, क्योंकि पिछली जंग में एयर डिफेंस की कमजोरी साफ नजर आई थी। तो इस तरह से ये काम ईरान अपनी तरह से कर रहा है। बाकी जो एक्सपर्ट से मेरी इससे पहले जो बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आता है, जो स्ट्राइक ग्रुप आता है, हम अपने यहाँ जमीन पे मौजूद हैं, वो है समंदर में। उसके पास मैनोवर का बहुत पावर नहीं रहता कि बहुत जल्दी से यहां से वहां पहुंच जाए, वहां से वहां, इस तरह की चीजें उसमें नहीं रहती हैं। तो हमारे पास ऐसी चीजों को हिट करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसको हिट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि वो ऐसा, एक बात तो उन्होंने एक फारसी का जुमला, फारसी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया था कि मिसले आब खोर्दन, कि पानी पीने जितना आसान है, यानी वो चुटकियों बजाने का काम है, चुटकियों में हो जाने वाला काम है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना चाहे, काफी बड़ा एरिया होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, उसकी स्पीड कोई खास नहीं होती है और उसको हिट करना आसान होता है। अगर वो खलीज फार्स के आसपास आता है तो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्रूज मिसाइल वगैरह से हम उसे मार सकते हैं। तो इस तरह की तैयारी ईरान की। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, ये कि ईरान ने अपनी तैयारी इन पहलुओं से कर रखी है। अमेरिका के जो अब तक के वो कैरियर लेके नजदीक आ गया, फिर उसने जगह जगह अपनी जो है वो छावनियां बनाई हुई हैं, उनको इस्तेमाल करके वो किसी मुल्क को जो है वो निशाना बना लेता है। ये अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी अब तक की रही है। तो ईरान इस पे लंबे अरसे से काम कर रहा है। एक्चुअली ईरान में जो मिसाइल को जो इम्प्रूव किया गया है, एडवांस जो उसे बनाया गया है, आप ये मान के चलिए, शहीद हाजीजादे जो 12 रोजा जंग में शहीद हो गए, वो बहुत सारी चीजें उन्होंने सिर्फ इसलिए की कि इस इलाके में अमेरिका की छावनियां हैं। उन्होंने ये एज्यूम करते हुए कि हमारी जंग अगर हो गई तो अमेरिका कितनी देर के अंदर हमारे ऊपर अटैक कर देगा। उन्होंने जो लिक्विड फ्यूल के जो मिसाइल होते हैं, उनमें चूंकि उनको तैयार करने में टाइम लगता है, फ्यूल भरने में टाइम लगता है उसमें, तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस पे ज्यादा काम नहीं करना, मुझे सॉलिड फ्यूल की तरफ जाना है जो फौरन तैयार हो जाए, इसलिए कि हमें दुश्मन हमला करेगा, तैयार होने का हमें मौका नहीं रहेगा। तो बहुत सारी तैयारी इस बात को मद्देनजर रखे की गई है कि इस इलाके में अमेरिका की 20 से ज्यादा छावनियां हैं। उसके अलावा अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आ जाता है और आके जो है वो एक पूरा उसको अच्छी बड़ी जगह फराहम कर देता है, बहुत सारे फाइटर जेट्स रहते हैं। तो इस तरह की तैयारियां ईरान ने पहले से कर रखी। मुझे ये यकीन है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक चीज जो मुझे पता चली थी कुछ सोर्सेज से, वो है ड्रोन। ड्रोन कुछ खास तरह के थे जो ऐसे थे जिनको कोई भी सिस्टम जिनका पता नहीं लगा पाया था। एक्चुअली ये हुआ कि ड्रोन उड़ के गया इजराइल से वापस आ गया और किसी को भनक नहीं लगी, ना इजराइल को, ना जो अरब मुल्कों में अमेरिकन जो सिस्टम तैनात है उनको, ना जो खलीज फार्स में अमेरिकी सिस्टम है उनको, किसी को भी वो पता नहीं चल पाया। तो इसमें ये इस स्टेज पे वो पहले थे। मुझे उम्मीद ये है कि अब की जंग में अगर होती है तो ईरान की तैयारी उससे अलग होगी, ईरान की स्ट्रेटेजी उससे अलग होगी जो पिछली जंग में हमने देखी। अच्छा, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों में, आपके अपने दर्शकों को बता रहा हूं, पिछले दिनों में वो खबर भी हमने आपको दी थी कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस बार अगर जंग हुई, हम पर हमला हुआ, तो हम बहुत से सरप्राइजेस दिखाने वाले हैं, यानी वो हथियार जिनका अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी बात जो अहमद अब्बास साहब ने कही कि ईरान का कहना है, ईरान के जिम्मेदारों का, कि ये तो समंदर में आने वाले बेड़े हैं, किश्तियां हैं, हम तो जमीन में बैठे हैं हम अपनी जमीन के किसी भी हिस्से से हमले कर सकते हैं। और अब से पहले हम आपको बता चुके हैं अहमद अब्बास साहब के जरिए कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिफाई तैयारियां हैं कि कहीं एक जगह अगर कोई कमजोरी होगी तो दूसरी जगह
तीसरी जगह हर तरफ से वो जवाबी कार्रवाई कर सकेंगे। और एक बात और जो कही अहमद अब्बास साहब ने कि जितना हमारे नजदीक आएंगे ये बेड़े, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो हूती अंसारुल्लाह की तरफ से बयान आया था जब रेड सी में अमरीकी बेड़ा आ रहा था, तो उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि ये तो बहुत अच्छा है, जितना हमारे नजदीक होगा हम बहुत आसानी से मार सकेंगे। तो ये सोच है इस्लामी इनकलाब के जिम्मेदारान की और ईरान की। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं अवाम का मिजाज क्या है, अवाम की तैयारी कितनी है, क्या जंग के इम्कान देखते हुए घरों में सामान लोग भर रहे हैं या बड़े शहरों से हट करके कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं? कोई किसी तरह का इस किस्म की कुछ खबरें, कुछ डेटा, कुछ अखबारों में कहीं कुछ आ रहा है क्या? काजिम साहब, मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि जो है वो मदद रास्ते में है, बस पहुंचने वाली है, ये वो वक्त था कि जब अमेरिकन बेड़ा चाइना के करीब था, जो अब नजदीक आ रहा है, और स्ट्राइक ग्रुप कहीं और फासले पे दूर पड़ा था, इतने ज्यादा वो। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं जो मदद जो है वो रास्ते में है और हम जो है वो लॉक्ड एंड लोडेड पोजीशन में है, इस तरह की बात की थी। और अब ये किया है, जब वो खत्म हो गए, जब वो मुजाहरे कंट्रोल हो गया, खत्म हो गया, और वो झड़पों का सिलसिला वो खत्म हो गया, अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, तो वो बेड़ा नजदीक लेके आ रहे हैं ईरान के। यानी उस वक्त जो वादा कर रहे थे, तो हवा में वादा कर रहे थे, हमले की पोजीशन में नहीं थे, और अब हमले के अब करीब लेके आ रहे हैं। तो अब जब हालात नॉर्मलसी की तरफ पहुंच गए, नॉर्मल हो चुके हैं, तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल। इसमें एक चीज ये भी है कि अमेरिका की भी और इजराइल की भी कोशिश ये है कि ईरान को इस पोजीशन में बाकी रखा जाए कि अब जंग हुई तब जंग हुई, क्योंकि ये पोजीशन भी किसी भी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होती है कि आप प्लान जो आगे का करना चाहते हैं, सब जंग जो हमारे बिल्कुल सर पर है, तो अगर सर पे है तो फिर आप सब कुछ छोड़ के इसी जंग की तैयारी करेंगे, भाई सबसे अहम मुल्क का दिफा है। और अगर इसमें लगे रहे तो आपके बहुत सारे प्रोग्राम मुतासिर होंगे, बहुत सारे तरक्याती प्रोग्राम, उन पे असर पड़ेगा। और अगर ये मान के चले कि नहीं है, इसको हम नजरअंदाज करते हैं, तो वो भी अक्लमंदी नहीं है कि भाई जंग का खतरा अगर नजदीक है तो। लेकिन ईरान में ये किया गया है कि अयतुल्लाह खामनेई की तरफ से इससे पहले की तकरीरों में वो कहते हैं कि देखिए, जंग का इम्कान अगर 50% हो, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो दिफाई फोर्सेस हैं, उनको 100% ही लेके चलना है, उनको 50% नहीं मानना, उनको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है जैसे अगले ही लम्हे जंग होने वाली है। बाकी जो मुल्क के इदारे हैं, उनको उनको अपना काम अपने तरीके से करना है और इस हालत में नहीं रहना है। यानी कि ये जो सूरत हाल है, एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन जैसी जो सूरत हाल है, या कंफ्यूजन पैदा रखने की जो स्ट्रेटेजी है, इसके असर में नहीं आना है, बल्कि बाकी इदारों को अपने काम पूरी तवज्जो से अंजाम देने हैं। अब मैं आता हूँ उसकी तरफ जो आपने सवाल किया। नहीं, मुल्क में इस तरह का कहीं कोई वो नहीं है कि लोग अपने घर में सामान जमा कर रहे हों। एक्चुअली हम खुद अपने घर की बात कर रहे हैं, तो हमारे घर में अब हम आज थर्सडे है, तो हम जाएंगे और शाम के टाइम में जो खरीदारी करेंगे 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि हमारे पास आज का दिन रहता है, बाकी दिनों में हम नहीं रहता है। तो सामान के लिए होता है कि गाड़ी में बैठ के जाके अपना वो लेके आ जाते हैं, जो पूरा हफ्ते का वो रहता है। बाकी और चीजें हम बहुत ज्यादा, मैक्सिमम ये होता है कि शायद चावल जो लिए जाते हैं वो एक 15-20 दिन का लिया जाता है। बाकी और चीजें कोई महीने भर के लिए इस तरह का जमा करने का कोई वो नहीं, ना हम अपने घर में करते, ना हमने किसी और को देखा कि कोई लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हो या नहीं। शहर जो है वो पूरी तरह से, कल हमें हमारा घर ऑफिस से जो है वो थोड़ी दूर है। कल तो एक्चुअली बहुत ठंड की वजह से छुट्टी हो गई थी, परसों की बात बताएं, परसों हमारा घर जो है 12-13 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें घर पहुंचने में जो टाइम लगा, करीब 1.5 घंटे का टाइम लगा। पूरा ट्रैफिक है, जैसे जिस तरह से आम दिनों में होता है कि बाजार जब खुले होते हैं कि जबरदस्त ट्रैफिक होता है, शहर भरा हुआ है, लोग हैं अपना, तो सरगर्मियां नॉर्मल चल रही हैं। उस तरह का कोई माहौल कि पैनिक हो, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने देखने वालों को बताऊं कि अहमद अब्बास साहब आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर में भी जाते हैं, वहां की कुछ चीजें हैं और बहुत से लोगों से मुलाकातें हैं। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो उसी दिन वो तकरीर थी आयतुल्लाह खामेनेई की, जिसके हमने कुछ क्लिप्स भी दिखाए हैं। जो बड़े लोग जब मिलते हैं, कोई मीटिंगें इस किस्म की होती हैं, जाहिर है ऐसी जगह, और फिर आप खुद IRIB में हैं,
ईरान रेडियो हिंदी रेडियो भी है और उसके बाद यूट्यूब चैनल भी है, जो हमने अब से पहले भी लिंक्स वगैरह आपके साथ शेयर किया है। तो ऊपर के जो लोग हैं, खबरें जो अखबारों में आप पढ़ते हैं वो, और जो बड़े लोगों से आप मिलते हैं या उनकी बातें सुनते हैं या पर्सनल कहीं मुलाकातें होती हैं, उसमें कितना तफावत है, दिखावा कितना है और हकीकत कितनी है। किस तरह से आप, मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब चीजें आदमी ऑब्जर्व करता है तो कभी कभी हम अपने यहाँ हिंदुस्तान में देखते हैं, हमने इतने लंबे अरसे से जर्नलिज्म की है, होता कुछ है, बताते कुछ है। क्या ऐसा कुछ तजाद देखा है आपने ईरान के लीडर्स में या जिम्मेदारान में या अवामी सतह पर कुछ? देखिए, तजाद का मतलब ये है कि जो आदमी किसी पोस्ट पे रहता है, कुछ बंधनों में रहता है। बहुत सी चीजें जब पब्लिकली वो बात करते हैं तो अलग तरह से बात करते हैं। यानी बहुत सी चीजें हो सकता है उनको लग रहा हो कि बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन फिर भी वो इत्मीनान दिलाते हैं नहीं। और उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो खलफशार ना पैदा होने पाए। तो एक बिहेवियर तो इस तरह का उनमें रहता है। लेकिन हम जब एक्सपर्ट्स से मिलते हैं, यानी पॉलिटिशियंस से अलग हटके एक्सपर्ट्स जो हैं, एक्सपर्ट्स बड़े रियलिस्टिक होते हैं। वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस पर बात करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमारा दुश्मन कहाँ पर है, अगर कोई टकराव हो गया तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो बड़ी क्लियर, और ये भी बात करते हैं कि ये जब जंग होती है तो ऐसा नहीं है कि हम ही एक तरफा मारते जाएंगे, दुश्मन भी जरूर हमला करेगा और बड़ा दुश्मन है, हमें नुकसान भी पहुंचेगा। लेकिन हमें ऐसी जंग में जो गैर बराबर जंग है, हमारा दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, तो उसमें हमें कैसे निपटना है और हमें किस तरह से बिहेव करना है कि उसको हम तकलीफ पहुंचा दें, ऐसी तकलीफ के लिए उसके लिए जंग जारी रख पाना मुमकिन ना हो। तो इस पे बड़ा पिन पॉइंट रख के वो एक एक चीजों की बात करते हैं, और जो उनका एनालिसिस होता है बड़ा जबरदस्त होता है और अच्छा भी लगता है। और उस पे यकीन इसलिए किया जा सकता है कि हमने ये देखा कि ये ईरान जो है वाकई, अगर आज इस्लामी इनकलाब के बाद अब 48 साल होने वाले हैं, अभी चंद दिन में हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर ये इसी तरह से कायम है, बाकी है, तो ये जरूर इनकी जो पॉलिसीज रही हैं वो रियलिस्टिक रही काफी हद तक, और उसमें वो कामयाब रहे हैं, वो कामयाब है। तो इसलिए इनकी इस बात पे हमें भरोसा करने का दिल चाहता है, इसलिए कि इसके अमली सबूत सामने हैं। इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी का है। चूंकि इकोनॉमी का उस पर यह है कि अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बड़ा शदीद अटैक है, बड़ा शदीद दबाव है। इसके बावजूद ईरान ने अपने आप को मजबूत रखा है, इकोनॉमी को भी, इकोनॉमी मुतासिर होने के बाद बहुत नीचे नहीं जाने दी है। अगर आप मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, आम इस्तेमाल के लिए भी, बिजनेस और तजारत इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो ये चीजें हैं, तो हमें ये लगता है कि काफी हद तक ये रियलिस्टिक। अच्छा, चूंकि खतरों में घिरे हुए हैं भाई, ईरान ऐसी जगह है, अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया अमेरिका ने, इराक पर अटैक कर दिया अमेरिका ने, सीरिया में आके घुस गया, उधर इसराइल बैठा हुआ है आए दिन। ऐसी जगह पर जो मुल्क होता है वो बहुत ज्यादा ख्वाबों में, बहुत ज्यादा हवा में सोच नहीं सकता, उसको जमीन पे ही रह के सोचना और अमल करना है, वरना उनको बहुत शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये इस चीज को अच्छा, इसी कोशिश में, इन्हीं हालात की वजह से ईरान अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत करने में कामयाब हुआ है। एक्चुअली अगर आप देखिए, इजराइल तो अमेरिका की सारी ताकत से टिका हुआ है, बाकी किसी भी मुल्क की अगर आप दिफाई तरक्की को देखेंगे तो ईरान बहुत आगे नजर आएगा। और सिर्फ दिफाई तरक्की पे नहीं, बल्कि जो हम नैनो टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बाकी टेक्नोलॉजीज में, इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, इन सारे शोबों में ईरान ने इन्हीं हालात में काफी अच्छी तरक्की की है। तो ये सूरत हाल है, अपने आप को तैयार, खतरों के बीच में बहुत संभल के चलना है, लेकिन यह कि मुस्तकिल काम करना है, ये चीज हमें नजर आती है। तो ये चीज हमें बातों में भी, एक्चुअली एक बड़े ओहदेदार ने एक बार हमसे यही कहा था, कहने लगे कि जैसे ही हम किसी ख्याली दुनिया में जाने वाले होते हैं, कुछ अल्लाह की करनी ऐसी हो जाती है कि नहीं, वापस आओ, उतना ही सोचो जहां पर हो, जमीन पर ही रहो, ऊपर ज्यादा जाने की, उड़ने की कोशिश नहीं है। तो आप जमीन पे जो हकीकत है उसको सामने रखें। तो उनका ये कहना, जो खतरात हैं वो उनमें हमें वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं। जमीनी हकीकत से जुड़े रहने का ही नतीजा है कि 48 साल से मुसलसल दुश्मनों का सामना भी है, जंगें भी की हैं और मजबूती भी इतनी गैर मामूली है। लेकिन सबके दरमियान लोगों के जहन में एक सवाल उठता है, जो अक्सर उठता है, चाहे वो महसा अमीनी वाले प्रोटेस्ट हों या इस बार होने वाले प्रोटेस्ट। ये इतनी बड़ी तादाद में
जो नजर आते हैं, टेलीविजन के कैमरों पर नजर आते हैं, और हत्ता के दूसरे मुल्कों में जो ईरानी है वो इस्लामी इनकलाब के, ईरान के, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क तरक्की कर रहा है। ये लोग कौन है, इनकी कितनी तादाद है, और जाहिर है उनको मोसाद और सीआईए की मदद है, वो तो सबके सामने आई चुकी है। ये कौन लोग हैं ज्यादातर, और किन इलाकों में हैं ईरान के? देखिए, ईरान के खिलाफ हमने बात की कि किस तरह के खतरात हैं। तो जहां फौजी हमले होते हैं, इक्तिसादी पाबंदियां हैं, वहीं ये है कि प्रोपेगेंडा बड़ा से बड़ा तैयार किया जाए। अभी हालिया दिनों के अगर आप उस मीडिया का जो वो देखेंगे, रवैया देखेंगे, तो नजर आएगा कि प्रोपेगेंडा ऐसा था कि जैसे अब और तब चंद घंटों के अंदर ईरान खत्म हो जाएगी, इस तरह की बातें थी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ईरान में भी डिफेक्शन हो जाए, और जो आईआरजीसी के लोग हैं, फौज के लोग हैं, बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ईरान से टूट टूट के अलग हो जाएं और ईरान के खिलाफ वो महाज खड़ा करने। ये कोशिश उसी वक्त से जारी है जब से इनकलाब आया, वही एक्चुअली 48 साल से ये कोशिश जारी है। तो इसमें ये करते हैं कि जिसमें भी थोड़ा सा पोटेंशियल नजर आया, अभी बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाते हैं, तो उन पे काम करते हैं, उन पे कोशिश करते हैं कि वो कोई उनको एक मसी अली नजात, तो एक वो लड़की है, बहुत अमेरिकन ईरानियन लड़की है, वो बड़ा एक जमाने में बड़ा वो हुई। अब आजकल उनको एक यहाँ के मुनार का बेटा वो पहलवी जो है, वो रजा पहलवी, वो मिल गया है, उसको लेके वो बहुत उसी को एकदम उन्होंने एक झंडे की तरह से अपना सामने कर रखा है। तो एक कोशिश होती है, और कोशिश ये बहुत बरसों से जारी है। एक तो ये हो गया। दूसरे एक था कि ईरान में जब इनकलाब आया था, उसी वक्त एक तंजीम थी जो कि कम्युनिस्ट नजरियात की वजह से थी, लेकिन मुसल्लह वो चाहती थी कि मुसल्लहाना कार्रवाई हो इनकलाब के दौरान ही, यानी जब इमाम खोमेनी का इनकलाब आ रहा था उसी वक्त। लेकिन इमाम खोमेनी का जो इनकलाब था, उन पर ताकीद थी कि नहीं, हमें पुरअमन रहना है, असलहा नहीं उठाना है। उनकी उस वक्त भी कोशिश थी कि नहीं, हमें असलहा उठा लेना है। जब इस्लामी जमहूरिया कायम हुआ तो उसमें उनका इख्तलाफ पैदा हो गया, और उन्होंने कहा नहीं, हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, हमें कम्युनिस्ट सिस्टम चाहिए, हमें इस्लामी मुल्क है लेकिन हमें सिस्टम कम्युनिस्ट रखना है। उस पर झड़पें तक हुई, यहाँ तक कि ईरान में फिर बहुत सारे लोगों को उन्होंने कत्ल किया। करीब 17,000 लोग उनके हमलों में मारे गए। एक्चुअली खुद अयतुल्लाह खामनेई आप देखिए तो उनका दाहिना हाथ जो है वो एक धमाके में जो है वो धमाके से मुतासर, तो पूरी तरह से वो सही नहीं है दाहिना हाथ। अगर आप देखिए, खामनेई साहब से कोई भी हाथ मिलाते होगा, आप गौर कीजिए तो बाएं हाथ मिलाते हैं, इसलिए कि दाएं हाथ में उस तरह से पूरी हरकत नहीं है जैसी होनी चाहिए नॉर्मल। वो निशाना बना था कि एक धमाके का। तो इन्होंने पूरे मुल्क में धमाके किए थे। ये क्या आप मुजाहिदीन खल्क का जिक्र कर रहे हैं या तूदे पार्टी का? जी जी। अब मैं मुजाहिदीन खल्क की बात कर रहा हूँ कि वो निकल के आ गए, और उन्होंने फिर बहुत बड़े पैमाने पे फिर कई अलग अलग नाम से एक्टिव रहे, फिर जाके सद्दाम से मिल गए। ये सारे के सारे फिर अल्बानिया और पेरिस चले गए। अमेरिका में आप इनकी सरगर्मियां देख लेंगे तो ये सारे के सारे वहां मौजूद, इनको एसेट के तौर पर अमेरिका यूज कर रहा है ईरान के खिलाफ। आपको ये बहुत सी जगहों पर नजर आए। खुद जब शाह यहाँ का भाग गए तो शाह के करीब कुछ लोग थे, वो उसके साथ भाग गए थे। वो लोग, हमें उनको सल्तनत खाह कहा जाता है ईरान में। वो कुछ लोग, कुछ अनासिर वो हैं जिनको मुल्क में सल्तनती निजाम, किंगडम चाहिए थी, कि उसमें उनके मफादात थे। तो इस तरह के जो लोग हैं वो, उसके अलावा एक तबका वो है जो दूसरे आम शहरी हैं जो चले गए, उनके जहन पे काम किया गया। और इस तरह, तो वो इस तरह से मिला कि एक बड़ा तबका, बड़ा मतलब यानी हजारों की तादाद, जब चंद हजार कहीं जमा हो जाते थे बहुत बड़ी तादाद लगती है कि। लेकिन खुद उनमें भी आपस में इख्तिलाफ बहुत ज्यादा है, खुद काफी ज्यादा एक दूसरे से अलग है नजरियाती तौर पर। जो किंगडम चाहते हैं कि किंग का सिस्टम हो जाए, वो अलग हैं, और बाकी जो है वो अलग तरह से हैं। तो इस तरह के लोग ये बड़े एक्टिव रहते हैं। एक्टिव इसलिए रहते हैं कि इनको रिसोर्सेज अमेरिका से और यूरोपियन कंट्रीज से बड़े पैमाने पर फराहम किए जाते हैं, कि इनको ये माना जाता है कि भाई एसेट है और ईरान को कमजोर करने में ये हमारी मदद कर सकते हैं। और क्या ये समझना सही है कि इनकी तादाद तेहरान में और मशहद जैसे शहरों में ज्यादा है, या ये कि इराक के बॉर्डर के नजदीक या कुर्दिस्तान वाले इलाकों में इस बार जो वाकयात हुए हैं उनसे कुछ खास कौन कौन से इलाके थे जहां ये लोग ज्यादा एक्टिव थे, जिससे ये समझा जा सके कि इन इलाकों में ये इनकलाब के मुखालिफिन हैं?
देखिए, हम अगर इनकी बात करें, ये तंजीमें, जैसे एक ईरान का इलाका कुर्दिस्तान है जिसका इराक से बॉर्डर मिलता है। उस इलाके में चूंकि कुछ तंजीमें इनकलाब आने के बाद कुर्दिस्तान को अलग कर लेना चाहती थी, मुसल्लह तंजीमें थी, उन्होंने एक्चुअली कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था, उसको छुड़ाया गया। जब वो आजाद कराया गया कब्जा, उसमें ईरान को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, वरना कुर्दिस्तान हाथ से निकल गया था। तो जब छुड़ाया गया तो उसके बाद ये जो मुसल्लह तंजीमें थी, वो यहाँ से कुमले एक पार्टी है जो कुर्दिस्तान की, जो ईरान से उस वक्त भाग गए, ये लोग आज भी एक्टिव है। इनका आज भी वो नजरिया है कि कुर्दिस्तान को हमें अलग कर लेना चाहिए। एक ये तंजीम है। दूसरी एक तंजीम जो सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है, जो पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है, जिसका वहां पर कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें बहुत पहले से एक्टिव रही हैं। एक्चुअली इनको भी अमेरिका और इसराइल का वो रीगी का वाकया आपने किया कि उसको ईरान में कैसे कर रहा था, तो उसको भी सपोर्ट था, अमेरिका का सपोर्ट था और इसराइल की तरफ से उसे सपोर्ट किया जाता था। एक्चुअली मीडिया का भी एक तबका उसको सपोर्ट करता था कि ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिव रहे, लेकिन ईरान उसको समेटने में कामयाब रहा। तो इस हालिया जो मसला हुआ, इसमें हम देखते हैं कि कुर्दिस्तान की तरफ से और सिस्तान बलूचिस्तान की तरफ से ये एजेंट्स जो थे वो इन इलाकों से अंदर आए। ये कई जगहों पर रिपोर्टों में मैंने देखा। तो ये कि उस इलाके को हम ये मान लें कि इनकलाब के खिलाफ है, ऐसा शायद दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन उनके वहां पर रूट्स हैं, वो वहां पे कहीं ना कहीं से आसानी उनको हो जाती है और अंदर वो घुस के अपना काम करके निकल जाते हैं। ये चीजें ये हमने देखा इस बार। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुजाहिदीन खल्क के बारे में बताऊं, सन 2000 में मैं पहली बार इराक में गया था। उस वक्त तक सद्दाम हुसैन की हुकूमत वहां मौजूद थी और वहां के सरकारी जो प्रोटोकॉल के साथ हम बगदाद घूम रहे थे, तो एक जगह बहुत बड़ी सी इमारत, बहुत ऊंची दीवार वाली, उसके साइड से हमारी गाड़ी गुजर रही थी। तो मुझे बताया कि मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जो ईरान के खिलाफ काम करते हैं। सद्दाम हुसैन उनको अच्छे यहाँ बाकायदा पालता था और भी फ्रांस वगैरह दूसरे मुल्कों में भी ये लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने आज बहुत सी बातें बताई। बहुत ही लोग मुतमईन हो जाते हैं जब ईरान के अंदर से हालात आप बताते हैं या कुछ आपके दूसरे साथी। तो मीडिया स्टार वर्ल्ड की पूरी कोशिश ये रहती है कि ग्राउंड जीरो से पूरी दुनिया में जो लोग भी हालात जानना चाहते हैं, हम उन्हें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारी इसमें मदद करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।